अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब। क्रिकेट की एक ज़बरदस्त इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा यानी शायकीन क्रिकेट में भी एक मायूसी थी ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, लेकिन वो मायूसी ख़त्म नहीं हुई जब हमने ये इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के साथ देखी है। अमूमी बात करना चाहूँगा सबसे पहले, कहाँ हम गलत हो गए इस टेस्ट सीरीज़ में कि उस तरह से हम होम एडवांटेज या अपनी कंडीशंस में नहीं जीत पाए? मेरा ख्याल है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। जो हम डरते हैं ना नाकामी से, कि अगर मैच का फैसला हमारे खिलाफ तवक्को आ गया तो फिर हम क्या करें। सो वो फियर ऑफ फेलियर हमें ग्रो नहीं करने देता। वरना तो पिंडी की पिच को जैसी है आप वैसी छोड़ दें तो उसमें तो हर मैच का फैसला आता है, बल्कि कई बार 3 दिन में भी फैसला आ जाता है। वो तो ऐसी पिच है, और स्पेशली इस वेदर के अंदर फास्ट बॉलर्स को बड़ी मदद मिलती है। लेकिन हम अपनी तवील कोशिशों के साथ उसको ड्राई रख के उसकी साथ वाली पिचों का घास उतार के हम उसको खुद इस काबिल करते हैं कि वो ऐसी बन जाए कि जैसी शायद कोई नई सड़क होती है जिसमें कुछ होना ही नहीं है। तो आई थिंक ना वो पिचेस का उसमें मट्टी का मसला है, ना क्यूरेटर का मसला है। इट इज़ अबाउट द इंस्ट्रक्शंस जो क्यूरेटर रिसीव करता है और फिर वो बना के देता है आपको, टेलर मेड कस्टमाइज पिच बना के देता है। और उसमें आई थिंक स्ट्रैटेजी ये थी कि पहला मैच अगर ड्रॉ भी होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि बॉलिंग कैसी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं, और फिर अगली में देख लेंगे कि हमने क्या बनाना है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब आपका टेस्ट स्क्वाड मुंतखब होता है तो एक होता है कि यार वो प्लेइंग 11 को भी देख के टेस्ट स्क्वाड अक्सर रखा जाता है कि कौन से हमारे 11 में पहली फर्स्ट प्रायोरिटी के। तो आपको पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे नाम थे जो शायद लोग बहुत हुए कि यार वो हो सकते थे, ज़फ़र गौर फॉर्म में थे या और भी प्लेयर्स थे। आपको लगा कि कुछ ऐसे नाम हो सकते थे स्क्वाड के अंदर, माइट भी कि वो शायद बेहतर पाकिस्तान खेलता? देखिए, ऑब्वियसली अगर आपने चांसेस देने हैं लड़कों को और इंडक्ट करना है, और होम सीरीज में होता यूजुअली है कि आप इंडक्ट करते हैं प्लेयर्स को। एक तो हम साइड मैच पर नहीं गिरा। हमारे ए टीम्स का कोई टूर नहीं है पिछले 2-2.5 साल से। हमारी अंडर 19 का एक टूर हुआ है बांग्लादेश से जो हम सीरीज हारे अनफॉर्चुनेटली। तो देयर इज़ नो प्लान, कोई रोड मैप नहीं है कि प्लेयर को डोमेस्टिक से उठाना है और इंटरनेशनल के बीच का जो गैप है उसे कवर करने के लिए एक्सपोजर देना है। वो हमारा कोई काम नहीं हुआ उस पर। फिर आप जब ऐसे में 4 लड़कों का इकट्ठे डेब्यू कराते हैं तो नियरली हाफ द टीम वो होती है जिसको अभी आपने खुद एक्सप्लोर करना होता है कि करेगी क्या। तो आई थिंक दैट इज़ टू मच ऑफ अ रिस्क दैट यू टेक विद पीपल। और फिर उसमें आप रीजनिंग ये दें क्योंकि ये पहले से था, तो आप इब्रार को क्यों नहीं खिलाते। चवन उसके आउट है, वो करंट फॉर्म में है, मिस्ट्री बॉलर है, इंग्लैंड ने उसको देखा नहीं। देयर वाज एवरी बॉक्स जो टिक हो रहा था कि आप इब्रार से आउट पिंडी में किया सारे। हाँ जी, तो आपने इब्रार को वहाँ नहीं खिलाया। खैर उसने तो आगे आके भी आउट कर दी, लेकिन पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम ड्यू टू अ डिफेंसिव अप्रोच, ड्यू टू अप्रोच विच वाज बेस्ड ऑन फियर ऑफ लूजिंग। तो ऐसी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं मिलती। अच्छा, हमने पाकिस्तान की भी सीरीज़ में बैटिंग लाइनअप देखी जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बाबर आउट हो तो लगता था कि साउथ सीनियर बैट्समैन, हालांकि उनकी डेब्यू सीरीज़ थी। तो क्या ये सिलेक्शन के वक्त ये नहीं सोचा गया होगा कि आपको एक सीनियर बैट्समैन थोड़ा पीछे भी, अगर ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं तो सेव करने के लिए, मैं फवाद आलम के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि वो जैसे भी थे फॉर्म अच्छी बुरी लगना है, लेकिन आपके पास कोई पीछे सीनियर बैट्समैन ही नहीं है जो आके आपको रेस्क्यू कर सके, जैसे पहले असद शफीक थे, छठे पे काफ़ी अर्सा खेलते रहे वो। देखिए, आप टेस्ट में ना 6 नंबर पे बड़ी टीमों में ओपनर्स खेल राइट, वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि सेकंड न्यू बॉल आके और उन्हें पता होता है कि हमने 80 ओवर खेल। तो दे आर नॉट वनरेबल लाइक यार 80 ओवर खेलने, उनको पता होता है। माइकल ऐसे का डोमेस्टिक करियर ओपनर गुजरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वो 6 पे थे। फिर हमने वहाँ पे किलक्रिस्ट को देखा, वो वनडे के ओपनर थे और वहाँ पे भी आके नए बॉल पे अटैक करते थे। हमने श्रीलंका में संगाकारा को 6 पे देखा, हमने वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया के लिए 6 पे देखा, सौरव गंगुली को 6 पे देखा। को ये ओपनर जी थे जो 6वें नंबर पे खेल। राइट। हमारे यहाँ जो है आपके पास शान मसूद का ऑप्शन था, बिल्कुल सही, आप उसको ले जा सकते थे 6वें पे। आपके पास सीजन में से अगर उठाना था बंदा आपने, तो आप उस्मान सलाउद्दीन है, वन डाउन प्लेयर है, कामरान गुलाम है, वन डाउन प्लेयर है, जो कि अर्ली कंडीशन में बैटिंग कर। राइट। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं, लेकिन कोई बंदा तो पाकिस्तान कहीं से भी उठा लेता है और किसी की दफ़ा लाइन याद आ गो। तो मेरा ख्याल है कि ये वो लड़के हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में रन्स किए बहुत सारे। अभी देख लें आप, हुरैरा ने 1000 रन किए सेमीफाइनल में, फाइनल में 200 किया जी, और वनडे में वो पहले 3 मैच ड्रॉ बाहर बैठे हुए। तो आप इन फॉर्म प्लेयर को जब आप बेंच करते हैं, सो यू आर ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग पाथ। आपने ऐसे प्लेयर को तो पकड़ के हर वक्त उसको खिलाते रहते हैं। डजंट मैटर कि वनडे आ, वो पूरा प्लेयर है, लेकिन समझ नहीं आती क्या स्ट्रेटजी है,
किस तरह क्रिकेट को विजुलाइज करते हैं कि कैसे प्लेयर बनाना है, मेरा ख्याल है वहाँ पर हम लोग बिल्कुल ही गलत हैं। अच्छा, आप जैसे कुछ फास्ट बॉलर की बात करता हूँ, मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया गया, थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच थी, उसमें उन्हें काफ़ी आउट किए पिछले 2-3 सीज़न में। तो आप कितना समझते हैं कि एक ज़्यादती वाली बात हो जाती है फास्ट बॉलर के साथ, वो किसी और पिचेस पे खेल के आ रहा है और उसको किसी और तरह की पिचेस पे खिला के उसका भी करियर ऑन स्टेक लगा दिया जाता है? देखें टेस्ट मैच क्रिकेट में ना फास्ट बॉलर उसको कहें जो कम से कम 1 ऑफ द ओवर कर सकता, बिल्कुल सही। ठीक है ना, जिसके बाउंसर का बैट्समैन के जहन में होगा ये मार सकता है बाउंसर, ये गेंद तेज करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास कंडीशन होनी चाहिए जिस पे आप मोहम्मद अली को मदद मिलती है। इज़ नॉट अ बैड बॉलर बट इज़ अ कंडीशनल बॉलर, राइट। तो जब आप एक बिल्कुल ही बैटिंग ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं जिस पे किसी को मदद नहीं मिल रही, वहाँ पे अली क्या कर ले, और अली के सीजन में 24 आउट है, कोई बहुत ज़्यादा आउट कर दिए वो बहुत सारे मैचेस में, उस हिसाब से तो विकेट नहीं ली। और जिस टीम से खेल रहे हैं वो 10 के 10 मैच ड्रॉ हुए हैं, तो दे हैवंट प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये मैच देखते तक तो नहीं है जाके ग्राउंड के अंदर, ये बस अपना वो खोलते हैं, स्टैट निकालते हैं और इनपुट लेते होंगे कोचेस से, एनालिस्ट वगैरह से, और इट इज़ नॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसने किसके खिलाफ किया। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 60 करें और बांग्लादेश के खिलाफ 160 करें तो ऑस्ट्रेलिया का 60 हैवी है, बिल्कुल सही। अगर 5 आउट पे जाके मैच जितवा रहे हैं और अगर ओपनर ही स्कोर कर गए हैं तो प्रेशर का थ्रेशोल्ड डिफरेंट फेस किया एक प्लेयर ने। तो बहुत डिटेल आती है जब आप ऑन ग्राउंड मैच देख, लैपटॉप से आपको वो मैच नहीं दिखाते, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली लड़कों को तरीकाकार क्या है पिक करने का, आपने लेग स्पिनर वो पिक किया जिसका गेंद ही ब्रेक नहीं होता, उसे किसी भी पिच पे खिला लें जाहिद को, जब तक रफ पैच नहीं होगा जाहिद का बॉल ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन हमने खिला लिया उसने, तो देयर इज सो मच टू पुट राइट। एंड मेरा नहीं ख्याल था कि इंग्लैंड की इस बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान का यह रिजल्ट होना चाहिए था, सिवाय एंडरसन के कोई इन कंडीशन का कोई मेजर थ्रेट नहीं था। और जो लीच है वो एक दरमियाना सा स्पिनर, इज़ नॉट समबडी जो रन थ्रू कर जाएगा आपकी टीम। हम उन 2 बंदों से भी फंस गए हैं और इससे स्लो पिच क्या होंगे, उस पर भी मार्कवुड इधर के बाउंसर करके भी कभी इधर से आउट कर देता है, कभी इधर से आउट कर देता है। सो और फिर बाउंसर का जो हमारा चल रहा है, हम T20 में भी बाउंसर पे एक्सपोज होते हैं, एशिया कप में भी हुए, UAE में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए। तो आई डोंट नो हम क्या काम कर रहे हैं, मुझे सिंसियरली समझ नहीं आता कि 4-4 साल से लड़के खेल रहे हों और आपके चीफ सेलेक्टर कहें कि ये हमारा मिडिल ऑर्डर है, ये बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है, और जब वर्ल्ड कप आए तो वो तीनों बेंच पे बैठे हों, तीनों बेंच पे बैठे हों, तो फिर कोई तो गलत है ना, राइट। अच्छा, दूसरा ये कि स्पिन पे थोड़ी बात करना चाहूँगा कि उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं लगी। जैसे पहले टेस्ट में एक और स्पिन अटैक खेला था, सेकंड टेस्ट में अलग स्पिन अटैक खेला कि उसमें जाहिद थे, साथ में नवाज थे, और थर्ड में जो है वो फिर नुमान आ गए, वो नवाज नहीं थे। तो मतलब आपको लगता है कि यार ये मतलब अपने जो सिलेक्ट करता है जो टीम है, या उस पर भी क्लैरिटी नहीं है कि हमारे बेस्ट स्पिनर कौन से हैं जो कि हमें मैदान में उतार। देखिए आपका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वैल्यू नहीं देते। नुमान ने 10-15 साल फर्स्ट क्लास खेली हुई, आप उसकी बॉलिंग देख लें, उसकी लाइन लेंथ में आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। अगर वो आउट नहीं करेगा ना तो वो एक जगह पे बॉल करेगा, कंटेन कर सकता है, जिससे आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं ऑपोजिशन पे। लेकिन अगर आपका स्पिनर जो है 7 और 6 रन की एवरेज से स्कोर खा रहे हैं टेस्ट में, तो सारा दिन आपका कैप्टन भी कंफ्यूज रहेगा, और आपके बॉलर्स जो शुरुआत ही जिनकी मतलब इतनी मुश्किल ऑपोजिशन के आगे हो जाए, वो बेचारों का कॉन्फिडेंस वैसे ही जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आई थिंक कि इट वाज नॉट अ गुड प्लान। आपको पहले दिन से आपको जाना था इब्रार और नमान के साथ, और फिर उसके साथ आई वुड से कि नवाज वो आपको बैटिंग की ऑप्शन साथ देते, बिल्कुल सही। तो आपका वो बेस्ट अटैक होता, एंड उसके साथ आप वर्कलोड मैनेज करते अपने फास्ट बॉलर्स का, 3-3 ओवर का स्पेल कराते। आप तो ये भी कह दिए कि हमें हारिस रऊफ के ना होने से फ़र्क पड़ा, वो तो ज़िंदगी का पहला टेस्ट खेला है, आपने कैसे परसीव कर लिया कि वो होता तो बहुत फ़र्क पड़ जाता, राइट। तो कोई बात। फिर आप कहते हैं हमने डोमिनेट किया था, फिनिश नहीं कर सके। डोमिनेट का क्या मतलब है अमर, आप ही बता दें। मतलब डोमिनेट तो होता है कि आप ही जीत रहे थे और कुछ आखिर में कुछ अजीब हो गया। तो थ्रू आउट इंग्लैंड अगर डिक्लेयर ना करे तो चाहे वो आज तक बैटिंग कर ले पहली विकेट में, बिल्कुल ठीक है, वो अगर 40 विकेटें जो पहले 2 टेस्टों में गिरी, 6 तो इब्रार ने ली, 34 इंग्लैंड ने खुद दी है, कोई रिवर्स स्वीप मार के, कोई रैप मार के, दुरुस्त, यानी उसे किसी बॉलर ने कोई कमाल गेंद करके, एक शायद हारिस रऊफ ने इन स्विंग पे विकेट ली जी, क्रॉली रिवर्स स्विंग जी, बस एक, बाकी सारे आउट इंग्लैंड ने खुद दिए हैं।
पता नहीं हमने किस वक्त डोमिनेट किया, मुझे तो नज़र नहीं आया वो सीन पूरी सीरीज़ के अंदर। हम रिवर्स स्विंग की बात करते हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम गुजरे, आर्ट हमारे पास रहा, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी देखा, यहाँ आए वो हमें रिवर्स पे आउट करके चले गए। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ में मार्कवुड आते हैं, रिवर्स करते हैं, हमें समझ नहीं आती है। क्या हमारे पास बिल्कुल आर्ट खत्म होता चला गया है, और क्या वजह है कि हम रिवर्स पे भी जो है वो दूसरे हमसे बेहतर हो गए? देखिए, एक तो आपकी डोमेस्टिक में जो फास्ट बॉलर्स हैं, बड़े कम ऐसे हैं जो कि स्पीड पे चैलेंज कर रहे हैं प्लेयर्स को, और जो आपके स्पीड वाले 6-7 हैं ना, वो अब आपने टीम के साथ ही रखे होते हैं हर वक्त, चाहे खेल रहे हो चाहे ना खेल रहे हो, जिसमें हसनैन है, धानी है, नसीम शाह है, हारिस हैं, शाहीन है, और मैं हर एक आध और है, अब वसीम जूनियर। अब ये सब के सब जो है ना, ये डोमेस्टिक सीजन में नज़र आते हैं। जब सीज़न शुरू होता है, इनमें से आधों को आप एनओसी देते हैं, वो T10 खेल रहे हैं, इधर फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, वो T10 खेल रहे हैं। तो आपके जो लोकल लड़के हैं, उन्होंने रिवर्स ना तो फेस करनी है और ना इन्होंने रिवर्स करनी है। ना 2020 में रिवर्स होता है बॉल, और ना T10 में वो स्टेज आती, 2 ओवर्स के आप मेहमान होते। तो आई थिंक कि हमने खुद ही जो क्रिकेट में जहाँ स्किल्स बनती है ना, वहाँ से अपने बच्चों को हटा लिया। हम अंडर 19 को तो PGL में ले गए हैं 20 ओवर में, और 15 साल वाले बच्चे हमने 100 में सेलेक्ट कर लिए। सबको डायरेक्शन दे दिया कि आपकी पाथवे है PGL, और उससे आगे आपने PSL और फिर पाकिस्तान, और आपका एक्चुअल क्रिकेट जहाँ से स्किल्स बनती हैं वो है फर्स्ट क्लास। उसकी तरफ ना नाम है, ना निशान है, ना उस तरफ ध्यान है। बल्कि अभी पाकिस्तान कप चल रहा है, उसमें भी PGL के लड़कों को कुछ को प्रेफर किया गया बाकियों के ऊपर। एग्जैक्टली तो जब आपकी विजन ये है पाथवे का, सो बेसिकली आपने एज्यूम कर लिया है कि बस ख़त्म हुई, किसी टाइम भी ऐलान होना है कि टेस्ट मैच ख़त्म है, वनडे ख़त्म है, सिर्फ T20 रह गया है, ठीक है। और उसमें भी आप मार खाएंगे, क्यों? क्योंकि स्किल्स लेवल उन्हीं के ज़्यादा होंगे जो 4 दिन की क्रिकेट से आ रहे होंगे। आपने T20 के भी बड़े प्लेयर जब भी बनाने हैं ना, तो एक कंप्लीट क्रिकेटर फर्स्ट क्लास से ही आएगा। खाली T20 के फॉर्मेट से कोई पूरा प्लेयर बन ही नहीं सकता। पता नहीं हमें क्यों ये समझ नहीं आ रही। हमने जितना पैसा PGL पे खर्च किया है, इतने पैसे में आप 4 टूर अंडर 19 के और 4 पाकिस्तान A के कराते, फिर भी आपके पास पैसे बच जाने थे, और आपके पास 1 साल बाद एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल जो टूर्स हैं उसके एक्सपीरियंस 4 डिफरेंट कंडीशंस का प्लेयर आपके पास होता। तैयब ताहिर है, हुरैरा है, सऊद है, और भी कुछ लड़के रन्स किए हैं। अब घर जाएंगे वापस सियालकोट, अगले साल फिर फर्स्ट क्लास खेलने आ जाएंगे। मुझे बताएं एक्सपोजर किधर है उनका? देयर इज़ नो एक्सपोजर फॉर देम। जाते जाते ये कि अगर हम इस सीरीज़ से कुछ सीखें, इंग्लैंड वाली सीरीज़ से और न्यूजीलैंड ने अब न्यूजीलैंड के साथ अगली सीरीज़, तो पाकिस्तान को अपनी पिच प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आपके ख्याल में किस तरह की हमें पिचेस बनानी चाहिए जो हमें सूट करें, जहां हम बेहतर कर सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो डरे ना डिसीजन लेते वक्त। फिर अगर डिसाइड कर लिया कि स्पिन है, देन सो बी इट, और अगर डिसाइड कर लिया ये ग्रीन है या मूवमेंट है, देन सो बी इट। उसमें फैक्टर होगा, लेकिन वंस यू डिसाइड, फिर उसमें प्रोग्रेस आती है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, या आप समझते हैं गलत फैसला हो गया। हमें तो ये लगता है हमने डिसाइड ही कुछ नहीं किया। एक मैच में पिच कुछ होता है, एक में कुछ होता है, टीम कभी कुछ होती है, टीम कभी कुछ होती है। जबकि इंग्लैंड पाकिस्तान आके 2 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस करता है और हम सुबह का इंतजार करते हैं, ठीक है। इट शुड बी द अदर वे अराउंड, लेकिन हो ये रहा है। सो इससे पता लगता है कि थिंक टैंक में मेंटल क्लैरिटी कितनी है, उनका कप्तान कितना श्योर्ड है, ठीक है, और हमारा जो है थिंक टैंक वो कितना अनक्लियर है अपनी फैसलों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, इवन के पिचेस के ऊपर भी। सो वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि हम किस तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में हर तर्ज की पिच बन सकती है। ये बहुत बड़ी गप है कि जी ड्रॉप इन से काम होगा, मिट्टी बदलेंगे। अच्छा, मिट्टी ले आएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया की वो धूप भी लेकर आएंगे इधर पे, सूरज से इधर कहेंगे निकल जरा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। वो जो लाए थे क्यूरेटर, वो भी यही कह के गया था। लेकिन ये जो ड्रॉप इन है ना, ये वहाँ लगती है जहाँ बहुत सारी गेम्स एक ग्राउंड में होती हैं, और न्यूजीलैंड में सारी ड्रॉप इन हैं तकरीबन, और वो कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। इंडिया में कोई नहीं है, वो पिछली 2 सीरीज जीत गए हैं। सो आपकी बात रिलेट नहीं कर रही किसी भी लॉजिक से जो की जा रही है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। सलमान भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये था आज के एपिसोड सलमान भट्ट साहब के साथ। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।